हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे एग्री पावर जयपुर के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर। आज जो है हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है जिसके अंदर हम पढ़ेंगे सूत्रकृमि, घोंघा एवं स्लग। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि ये जो तीनों ही जीव है ये एक अलग श्रेणी के जीव हैं। कहने का मतलब क्या है, ये आर्थ्रोपोड नहीं है, ये क्या होते हैं, मोलस्क का होते हैं। ठीक है, इनकी जो क्लास है, देखो इनकी जो क्लास होती है वो क्या होती है, मोलस्क होते हैं सारे के सारे। ठीक है, और ये जो हैं, देखिए इसके अंदर स्नेल और जो स्लग है ये मोलस्क हैं, और जो सूत्रकृमि है हमारा, ये एक महत्वपूर्ण क्या है, नॉन इंसेक्ट पेस्ट है। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखो हम बात करते हैं किसकी, निमेटोड्स की। देखो निमेटोड क्या होता है, इसका सबसे पहले तो हम देखेंगे। नाम जो है निमेटोड है, और साइंस की वो ब्रांच जिसके अंदर निमेटोड की स्टडी की जाती है उसको निमेटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो हम देखें सूत्रकृमि, इसका हम क्या क्या पढ़ेंगे। एक तो सामान्य नाम या सामान्य परिचय। सामान्य परिचय का मतलब क्या है कि कैसा दिखाई देता है, इसकी संरचना कैसे होती है, और ये इससे होने वाले रोग कौन कौन से हैं और किस किस प्रकार के ये होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे इनका वर्गीकरण और पादप रोग। वर्गीकरण का मतलब है कि इनको किन किन भागों में विभाजित किया गया है, और किन किन इनके कितने प्रकार होते हैं। पादप रोग में हम देखेंगे कि सूत्रकृमि जो है किस प्रकार से पादपों के अंदर रोग पैदा करते हैं। ठीक है, अब देखिए सूत्रकृमि जो है यानी निमेटोड्स। ठीक है, अब इन निमेटोड्स यानी सूत्रकृमि, सूत्र का मतलब होता है, हम एक मान सकते हैं धागा, धागे नुमा। कृमि का मतलब क्या होगा, ये कृमि है, मतलब धागे नुमा एक संरचना के समान क्या है, ये जीव है। ठीक है, और जो निमेटोड शब्द है ये किस भाषा का शब्द है, ये है आपके पास में ग्रीक भाषा का शब्द है, जो दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। एक तो है आपके पास में नेमा, ठीक है, और एक होता है ओइडस। ठीक है, देखो एक तो है नेमा और एक होता है ओइडस। तो इससे जो नेमा है, हम अगर इस वर्ड के दो टुकड़े करते हैं तो हमारे पास में निमेटोड है। निमेटोड के अगर आप दो टुकड़े करोगे तो एक तो आएगा नेमा और एक आएगा आपके पास में ओइडस। ठीक है, नेमा का जो मतलब होता है धागे सदृश, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सूत्रकृमि है निमेटोड। ठीक है, सूत्रकृमि मतलब जो इसका सूत्र है, यानी कि नेमा जो है, नेमा क्या होता है, धागे के समान। ओइडस का मतलब क्या होता है, का रूप। ठीक है, मतलब यानी धागे के समान या धागे के जैसे रूप का क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है, एक जीव है। ठीक है, अतः इन धागे नुमा परजीवियों को सूत्रकृमि कहते हैं। ठीक है, मतलब ये तो क्या हो गया, एक बेसिक इसकी डिस्क्रिप्शन हो गया कि भाई निमेटोड है मतलब कोई धागे जैसी संरचना है। इस प्रकार का कोई जीव होगा तो हम क्या बोलेंगे, उसको निमेटोड बोलेंगे। लेकिन हमको जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि निमेटोड की परिभाषा लिखिए। ठीक है, निमेटोड की परिभाषा हम किस प्रकार से लिखते हैं, लेकिन उसके पहले हम एक चीज और देख लेते हैं कि सूत्रकृमियों का शरीर बेलनाकार होता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जितने भी निमेटोड होते हैं उन सबका शरीर जो होता है कैसा होता है, बेलनाकार होता है। अतः इसे अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं, ईलवर्म भी कहते हैं। ठीक है, इसको और क्या कहा जाता है, निमेटोड के अलावा ईलवर्म भी कहा जाता है। वहीं अमेरिका में इन्हें नेमा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये इसका क्या था, एक महत्वपूर्ण और बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट है, जिसमें आपको जो मेन बात है ये ध्यान रखने की, एक ग्रीक वर्ड है, और इस ग्रीक वर्ड का दो टुकड़े होते हैं, नेमा यानी धागे के सदृश, ओइडस का मतलब होता है के रूप में, मतलब धागे के जैसा या धागे के रूप में दिखाई देने वाला कृमि जो है क्या कहलाता है, सूत्रकृमि कहलाता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो है हमारी मुख्य बात जो है, हमको एग्जाम में पूछते हैं कि निमेटोड क्या होता है, इसकी परिभाषा लिखिए। ठीक है, जैसा कि हमने हमारे पहले वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा था, कीट क्या होता है, कीट की परिभाषा लिखो, वो मैंने आपको कीट की परिभाषा भी लिखवाई थी। ठीक इसी तरीके से कि हमको निमेटोड को हम किस प्रकार से परिभाषित करेंगे। तो देखो, अधिकतर निमेटोड कैसे होते हैं कि वो हमको नग्न आंखों से नहीं दिखाई देते, वो बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। तो देखो कैसा है कि ये सामान्यतः सूक्ष्म कृमि सदृश है। ठीक है, और त्रिस्तरीय, देखो यहाँ पे त्रिस्तरीय है, यानी कि इसकी जो संरचना है, बॉडी की संरचना है, इसमें तीन स्तर की संरचना पाई जाती है। ठीक है, जब भी आप निमेटोड को बीच से काट के देखोगे तो उसकी वो जो बेलनाकार बॉडी है, इसके अंदर आपको तीन इस प्रकार के लेयर मिलेंगे, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, त्रिस्तरीय कहा जाता है। त्रिस्तरीय में बाहर ही बाहर वाली जो होती है, आपने सभी को पता होगा, एक्टोडर्म होती है। ठीक है, बीच वाली क्या होती है, मेसोडर्म, और इससे अंदर वाली जो होती है वो होती है एंडोडर्म। तो इस प्रकार के तीन ये अलग अलग किससे किन से मिलकर के बने हुए, संरचनाओं से मिलकर के बनी होती है। ठीक है, कैसा हो गया, सूक्ष्म हो गया, सूत्र क्रमिक सदृश यानी धागेनुमा संरचना है, और इसकी बॉडी कैसी होती है, त्रिस्तरीय होता है।
द्विपार्श्व सममित, द्विपार्श्व सममित का क्या मतलब होता है कि किसी भी एक प्लेन पर, कहने का मतलब क्या है, किसी भी सतह पर या किसी भी सतह से किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बीच से अगर हम काटते हैं तो बराबर दो भागों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से सपोज हमने क्या बोला है कि एक धागे नुमा संरचना है। ठीक है, अगर आप इस निमेटोड को या तो यूं काट दो तो ये दो बराबर भागों में विभक्त हो जाएगा, या फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, बीच से इस प्रकार काटेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, दो बराबर भागों में विभक्त हो जाएगा। तो इस प्रकार की जो संरचनाएं हैं जिनको एक किसी सतह से काटने पर दो बराबर भागों में विभक्त हो जाती है, उस प्रकार की सम्मिति कैसी सम्मिति कहलाती है, द्विपार्श्व सम्मित कहलाती है। ठीक है, तो देखो निमेटोड कैसा है, कृमि के सदृश है, त्रिस्तरीय संरचना वाला है, द्विपार्श्व सम्मित है, और इनके अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती है, किस प्रकार का जीव है, ये बहुकोशिकीय जीव है। ठीक है, और खंडहीन, देखो इसमें क्या नहीं पाए जाते, इनकी बॉडी के ऊपर खंड नहीं पाए जाते। जैसा कि हमने कीटों में पढ़ा था कि कीटों की तो जो शरीर होता है कीटों का या कीड़े कीड़ों का, वो अलग अलग खंडों से मिलकर के बना होता है, लेकिन निमेटोड में किसी प्रकार के जो खंड हैं वो नहीं पाए जाएंगे, यानी कि बॉडी कैसी होगी, खंडहीन होगी। फिर इसके बाद आता है कूट गुहिक, है ना, अकशेरुकी जंतु है। अकशेरुकी का मतलब होता है कि भाई इसमें बैकबोन नहीं पाई जाती, यानी इसमें हड्डियां नहीं पाई जाती, इसलिए क्या कहा जाता है, इसको अकशेरुक कहा जाता है। हालांकि कीट भी कैसा है, अकशेरुक है। इसी प्रकार से जो निमेटोड भी है कैसे हैं, अकशेरुक जंतु हैं, जो जल या मृदा में मृत जीवी के रूप में अथवा पौधों एवं जंतुओं पर परजीवी के रूप में रहते हैं। क्या कहलाते हैं, सूत्रकृमि कहलाते हैं। तो भाई बात सिंपल सी है कि आपको क्या बोलना है कि परिभाषा अगर आपको बतानी है तो पहले आप बताओगे ये सूक्ष्म होते हैं, ठीक है, क्रम्य के समान होते हैं, तीन स्तरीय होते हैं, द्विपार्श्व सममित है, बहुकोशीय के जीव है, खंडहीन है, कूटगुहिक है और अकशेरुक जंतु है। ठीक है, अगर किसी भी जीवित जीव के अंदर ये सारी संरचनाएं मौजूद हैं या ये सभी गुण मौजूद हैं तो वो जीव कौन सा होगा, वो आपके पास में होगा सूत्रकृमि यानी कि निमेटोड। अब देखो निमेटोड दो प्रकार के होते हैं कि एक तो होते हैं स्वतंत्र जीवी। स्वतंत्र जीवी का मतलब क्या होता है कि जो एनवायरनमेंट के अंदर ही रहते हैं, वहीं से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। और दूसरी तरह के जो निमेटोड होते हैं वो होते हैं आपके पास में परजीवी निमेटोड, जिनको पादप परजीवी निमेटोड भी कहा जाता है, यानी कि प्लांट पैरासिटिक निमेटोड्स भी जिनको कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए आवास एवं वितरण कि कहाँ कहाँ ये निमेटोड पाए जाते हैं। देखो सूत्रकृमि सभी प्रकार की आवासीय अवस्थाओं में, जैसे जल, स्थल, समुद्र, पहाड़ आदि सभी स्थानों में पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये स्वतंत्र जीवी होते हैं और परजीवी होते हैं। स्वतंत्र जीवी होने का मतलब क्या है कि जो निमेटोड है हर जगह पाए जाते हैं, जमीन में भी मिलते हैं और जल में भी मिलते हैं, पहाड़ों पर भी मिलते हैं, हर जगह ये पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो एक अनुमान के अनुसार पृथ्वी पर सूत्रकृमि के लगभग 5 लाख प्रजातियां पाई जाती है। इनमें से केवल 25,000 प्रजातियों का अध्ययन अब तक किया जा सका है। अब आप देख सकते हो कि सूत्रकृमि जो है ये इसकी भी क्या पाई जाती है, बहुत ही बड़ी रेंज है। बड़ी रेंज का मतलब क्या है कि अभी बहुत सारे जो सूत्रकृमि हैं इनको खोजना बाकी है। ठीक है, और काफी सूत्रकृमियों का लगभग 25,000 सूत्रकृमियों को हम क्या कर चुके हैं, पहले ही उनको उनकी खोज की जा चुकी है। लेकिन अभी भी कितने बाकी हैं, आप देख लो 5 लाख बाकी हैं अभी भी। ठीक है, तो इतना तो हमको पता चल ही गया कि इसकी परिभाषा क्या है और इसका आवास कैसा होता है। ठीक है, अब देखिए सूत्रकृमि की मूलतः है, मूलतः का मतलब क्या होता है कि ये किस प्रकार का होता है। तो देखो ये स्वतंत्र अवस्था में भी रह सकता है और परजीवी अवस्था में भी पाया जाता है। अगर स्वतंत्र अवस्था में रहेगा तो वातावरण में रह करके वातावरणीय कारकों से क्या होगा, ये पोषण की प्राप्ति करेगा। परजीवी होगा तो या तो ये मानव में रहेगा या किसी लिविंग हम बात करें पादपों में रहेगा या किसी दूसरे जंतु के अंदर ये रहते हैं। ठीक है, प्राय पादप परजीवी सूत्रकृमि का औसत लंबाई लगभग 0.2 मिलीमीटर। देखो जितने भी प्लांट पैरासिटिक निमेटोड होते हैं जिनको हम पीपीएन के नाम से भी जानते हैं, यानी प्लांट पैरासिटिक निमेटोड, यानी कि पादप परजीवी निमेटोड जो होते हैं उनकी लंबाई कितनी होती है, लगभग 0.2 mm, और चौड़ाई कितनी होती है, लगभग 0.05 mm। तो देखो मिलीमीटर में है, कहने का मतलब क्या है कि बहुत ही छोटे हैं ये। ठीक है, बहुत छोटे हैं ये, और इनको हम नॉर्मली जो है नग्न आंखों से नहीं देख सकते। इनके लिए हमको अगर अच्छे से देखना है तो किसकी आवश्यकता पड़ेगी, हमको माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अब देखिए अथवा इससे भी कम होती है। पादप परजीवी सूत्रकृमि भोजन के लिए परपोषी
पर पौधे के बाह्य, आंशिक, आंतरिक एवं आंतरिक परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। देखो अभी जो पौधों के ऊपर अगर क्या है परजीवी है, तो ये 3 प्रकार से उसके ऊपर परजीवी हो सकते हैं। पहला परजीवी तो इस प्रकार से हो सकता है कि वो जस्ट पौधे के बिल्कुल बाहर पाया जा रहा है, मतलब बाहर रह करके पौधे पर से क्या कर रहा है, पोषण प्राप्त कर रहा है। और एक होता है आंशिक आंतरिक, मतलब आधा अंदर है और आधा बाहर है। और तीसरे प्रकार का होता है आंतरिक परजीवी। आंतरिक परजीवी का मतलब क्या होता है कि निमेटोड किसी भी पादप के अंदर बिल्कुल अंदर जा करके पोषण प्राप्त कर रहा है, तो वो किस कैटेगरी में आएगा, आंतरिक परजीवी की कैटेगरी में आएगा। यहाँ पे 3 कैटेगरी मौजूद है। आंशिक आंतरिक में तो आधा अंदर और आधा बाहर रहता है। आंतरिक में बिल्कुल ये प्लांट के अंदर ही जा करके क्या करेगा, वहां से प्लांट के अंदर से जो पोषण प्राप्ति है उसको करेगा। ठीक है। बाह्य परजीवी के रूप में सूत्रकृमि का समस्त शरीर पौधे के बाहर रहता है। ये मैंने आपको पहले बता दिया कि बाह्य परजीवी है मतलब क्या है, एक्टोपैरासाइट है। बाह्य परजीवी है तो उसका पूरी की पूरी बॉडी जो रहेगी कहाँ रहेगी, वो प्लांट की सतह के बाहर रहेगी। ठीक है। केवल सूत्रकृमि का मुख व सिर पौधों के उत्तकों में प्रवेश करता है। अब देखो इसका क्या मतलब है कि अगर कोई बाह्य परजीवी है तो बाहर रह करके ही क्या करेगा, वो प्लांट्स के ऊपर से न्यूट्रिएंट्स का अपटेक करेगा। ठीक है। इसके बाद है आंशिक आंतरिक। आंशिक आंतरिक का मतलब क्या होता है कि आधा अंदर रहेगा और आधा बाहर रहेगा। तो देखो परजीवी अवस्था में सूत्रकृमि का सिर व शरीर का कुछ भाग परपोषी पौधे के उत्तकों में प्रवेश कर जाता है, जबकि आंतरिक परजीवी अवस्था में सूत्रकृमि का पूरा शरीर परपोषी के अंदर पाया जाता है। यही तो मैं आपको बात बताया था कि तीन आपके पास में 3 प्रकार के क्या है इनके अंदर, जो है पोषण है 3 प्रकार से होता है कि आंतरिक, बाह्य परजीवी, आंशिक आंतरिक और पूर्ण आंतरिक। ठीक है। बाह्य में तो बिल्कुल बाहर रह करके न्यूट्रिएंट प्रदान करेगा, प्राप्त करेगा। आंशिक में क्या करेगा, आधा अंदर आधा बाहर रहेगा। और पूर्ण आंतरिक में क्या होगा, पूरा का पूरा जो निमेटोड है प्लांट के अंदर जा करके क्या करेगा भाई, वो उसमें नुकसान करता है। ठीक है। सूत्रकृमि की चल व अचल प्रकृति हो सकती है, मतलब जो सूत्रकृमि होते हैं, निमेटोड होते हैं, वो मूवमेंट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। मतलब कैसे होते हैं, माइग्रेटरी भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। कहने का मतलब क्या है कि अगर वो एक प्लांट के ऊपर फीड करना शुरू करते हैं, तो कुछ निमेटोड ऐसे होते हैं जो जहां पर अगर वो एक बार जहां पर उन्होंने फीडिंग करना शुरू कर दिया, तो वो जीवन भर के लिए वहीं स्थायी हो जाते हैं, वहां से हिल नहीं सकते। और दूसरे निमेटोड क्या होते हैं कि जहां पर एक बार खाना खत्म हो जाता है तो वो उसको छोड़ करके दूसरी जगह चले जाते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार के जो निमेटोड हैं वो क्या होते हैं, अपने पास में 2 प्रकार के हो सकते हैं। ये मतलब मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। ठीक है। प्रतोपजीवी एवं स्वतंत्र जीवी सूत्रकृमि जल एवं मृदा में पाए जाते हैं। ठीक है। मतलब स्वतंत्र जीवी और मृतोपजीवी दोनों ही कहाँ पाए जाते हैं, जल और मृदा में पाए जाते हैं, तथा कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। अब देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है सूत्रकृमि पौधे प्राणियों एवं पृथ्वी पर जल थल नभ सभी अवस्थाओं में पाए जाते हैं। ठीक है। इनके उदाहरण देखो, कुछ कुछ उदाहरण हम देखेंगे। भाई पहला तो है खारे जल एवं मृदा में पाए जाने वाले सूत्रकृमि। मतलब देखिए मैंने आपको बताया था कि सूत्रकृमि जो है वो स्वतंत्र अवस्था में भी रहते हैं और परजीवी अवस्था में भी रहते हैं। स्वतंत्र अवस्था में कहाँ कहाँ रह सकते हैं, तो पहला हम देखेंगे खारे जल में एवं खारी मृदा में रहने वाले कौन कौन से होते हैं। कीटोस्टोमा होता है, क्रोमेडोरा होता है, डियोंटोसोमा होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें शुद्ध जल में रहने वाले, शुद्ध जल में कौन कौन से निमेटोड रहते हैं, तो एक तो है हमारे पास है प्लेक्टस, ठीक है, डोराइलेमस, निगोलेलेमस, मोनानकस और रेबडाइटिस इत्यादि। ये जो निमेटोड हैं आपको शुद्ध जल में रहने वाले हैं। इसके बाद में है जैविक परिचायक, मतलब बायोलॉजिकल इंडिकेटर। इनका प्रयोग जल पर्यावरण प्रदूषण के सूचक के रूप में किया जाता है, जैसा कि पेनागिलस और रेडिवाइवस। देखो पेनागिलस और रेडिवाइवस जो होता है इनका यूज किस लिए किया जाता है, एज अ बायोलॉजिकल इंडिकेटर, यानी कि अगर प्रदूषण वाले क्षेत्र हैं तो वहां पे निमेटोड नहीं पाया जाएगा। ठीक है। या फिर प्रदूषण वाले जो क्षेत्र होते हैं वहां पर ये निमेटोड पाए जाते हैं। अगर ये निमेटोड पाया जा रहा है इसका मतलब क्या है कि ये जो एरिया है ये कैसा है भाई, प्रदूषित है। ठीक है। तो आपको एग्जाम के अंदर क्या हो सकता है, ये पूछ सकते हैं कि भाई निम्नलिखित में से जो स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं जो निमेटोड, इनके आप एग्जाम्पल बताइए, तो आपको ये एग्जाम्पल बताने पड़ेंगे। ठीक है। इसके बाद देखो
मानव परजीवी, मानव के ऊपर भी क्या होते हैं, निमेटोड परजीवी होते हैं, जैसे कि एस्केरिस लुम्ब्रिकोइडस। ठीक है, देखिए जितने भी साइंटिफिक नेम है ये आपको याद होने चाहिए, एटलीस्ट दो दो तो आपको याद होने चाहिए, और उनके नीचे जब भी आप लिखो तो उनके नीचे क्या लिखना चाहिए आपको, अंडरलाइन होनी चाहिए। ठीक है, एस्केरिस लुब्रिकोइडस, एंटेरिबायोसिस वर्मिकुलरिस, और वाउचेरिया ब्रैंकफक्टाई, ओंको ओंकोसरका वल्वुलस। ठीक है, एंकाइलोस्टोमा ड्यूडेनल एवं ड्रैंकनकुलस मेडिनेंसिस। तो ये आपके पास में क्या है, कुछ महत्वपूर्ण निमेटोड की स्पीशीज हैं। इसके बाद देखो, जैविक नियंत्रण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सूत्रकृमि। ठीक है, बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट के रूप में प्रयुक्त होने वाले सूत्रकृमि कौन कौन से हैं, रोमेनोमार्सिमस। ठीक है, और है कुलसिवोरेक्स, मच्छर नियंत्रण हेतु प्रयुक्त होते हैं, जबकि टेनरनेमा एवं हेटेरोरेप्टिडिस सूत्रकृमि विशेष प्रकार के जीवाणु फोटोरेप्टिडिस और जीनोरेप्टिडिस को कीट गुहा में प्रवेश कर कीटों को सेप्टिसेमिया रोग पैदा करके उनका नियंत्रण करते हैं। तो देखो, बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट के रूप में भी क्या किया जाता है, इनका यूज किया जाता है, और मानव परजीवी में मतलब मानव के अंदर भी जो निमेटोड है एज ए परजीवी पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं पादप परजीवी सूत्रकृमि, यानी कि पौधों में किस किस प्रकार से जो सूत्रकृमि है वो पाए जाते हैं। ठीक है, सूत्रकृमि पौधे की जड़ों में भी रह सकता है या वायवीय भागों पर संक्रमण करते हैं, उदाहरण जैसे एंगुइना टेट्रिसाई। ठीक है, मेलोडोगाइन प्रजातियां हेटेरोडेरा एविनी और टाइलेंकुलस सेमीपेंट्रांस। तो ये जितने भी आपको निमेटोड बताए हुए हैं सारे के सारे कैसे हैं, ये पादप परजीवी निमेटोड हैं। ठीक है, और आपको अधिकतर जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है वो यहीं से आता है, इनसे बाहर कोई आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, और देखो इसमें क्या होता है कि ये जो होते हैं निमेटोड पादों पर जो परजीवी परजीवी होते हैं, यानी कि प्लांट्स के ऊपर जो डैमेज करते हैं, वो या तो कैसे हो सकते हैं, जड़ों पर परजीवी हो सकते हैं, या फिर जो वायवीय भाग है जैसे कि फूल पत्ती तना इत्यादि के ऊपर भी क्या हो सकता है, इनका संक्रमण हमको देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, अब देखो उप परजीवी सूत्रकृमियों की प्रजातियां, कहने का मतलब कैसा है कि ये प्रजातियां पौधे की जड़ों की ऊपरी सतह पर से भोजन ग्रहण करती है, जिससे पौधा कमजोर हो जाता है तथा इनके द्वारा पौधे के भागों पर बनाए गए छिद्रों से दूसरे परजीवी पौधे में प्रवेश करके उसको रोगी बना देते हैं। देखो कहने का क्या मतलब है कि कोई भी जो निमेटोड है, ठीक है, निमेटोड क्या करता है कि जड़ों के ऊपर रह करके फीडिंग करता है। ठीक है, मतलब जड़ों पर से क्या करेगा, अपना पोषण प्राप्त करेगा। अब भैया जड़ों पर से पोषण प्राप्त करने के लिए उसने क्या किया है, उस पर छेद किया है। ठीक है, अब क्या होगा, इस छेद से जो दूसरे पैथोजन है, जैसे कि भैया कोई बैक्टीरिया उसमें प्लांट में जा सकता है, कोई फंगस उस प्लांट में जा सकती है, तो उससे क्या होगा, वो जो प्लांट है वो कैसा हो जाएगा, रोगग्रस्त हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर कोई प्लांट बिल्कुल स्वस्थ है और उस मिट्टी के अंदर निमेटोड का अटैक है, तो धीरे धीरे क्या होगा, उस प्लांट के अंदर क्या होने लग जाएगा भैया, उसमें आपके जो है रोग फैलने की वजह से जो प्लांट है या पादप जो है उनकी मृत्यु होना शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार से देखो कुछ महत्वपूर्ण क्या है, हमको प्रजातियां बताई हुई है कौन कौन सी है। एक तो है स्टंट सूत्रकृमि जिसको बोलते हैं हम टाइलेंकोरिंकस प्रजाति। ठीक है, देखो इसका जो एग्जाम अभी हाल ही के अंदर लगा था, किसका, हमारे जो SKNAUTA का एग्जाम जो था, यानी टेक्निकल असिस्टेंट 2023। ठीक है, इसके अंदर ये आपके जो प्रश्न पूछा जा चुका है, इसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित कौन सा नहीं है। तो स्टंट सूत्रकृमि के आगे उन्होंने क्या दिया, पैराट्राइकोस वो दिया हुआ था, तो ये क्या है, इसका जो सही नाम क्या है, ये है आपके पास में टाइलेंकोरिंकस प्रजाति है। ठीक है, उसमें आपको एग्जाम में प्रेटिलेंकस दिया हुआ था, जबकि क्या होता है, ये टाइलेंकोरिंकस होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं किसकी, स्पाइरल सूत्रकृमि की, यानी कि हेलिकोटेलेंकस प्रजाति। कौन सी है ये, हेलिकोटेलेंकस प्रजाति है। इसके बाद में है आपके पास में लांस सूत्रकृमि जिसको बोलते हैं हैप्लोलेमस प्रजाति। इसके बाद है पिन सूत्रकृमि जिसको बोलते हैं पैराटाइलेंकस प्रजाति। इसके बाद है रिंग सूत्रकृमि जिसको हम बोलते हैं हेमिक्रिकेनेमोइड्स प्रजाति। इसके बाद है शीथ सूत्रकृमि यानी है हेमिसाइक्लोफोरा प्रजाति। इसके बाद में है सुई सूत्रकृमि जो है लोंजिडोरस या पैरालोंगिडोरस। इसके बाद है डैगर निमेटोड, ये होता है जिफिनिमा। इसके बाद में होता है स्टबी रूट, ये होता है ट्राइकोडोरस।
तो देखिए आपको जितने भी निमेटोड यहाँ पे दिखाए गए हैं ये आपको बिल्कुल लाइन टू लाइन याद होने चाहिए। इनके सामान्य नाम एवं साइंटिफिक नेम यानी वैज्ञानिक नाम दोनों ही आपको अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहीं से आपको पूछे जाते हैं। तो इस बात का महत्वपूर्ण ध्यान रखिए कि ये जो जितने मैंने एग्जाम्पल बताए हैं ये आपको डायरेक्ट टिप्स पे याद रहने चाहिए। अगर आपको इतने याद हैं तो आपके एग्जाम के अंदर से कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं जाने वाला, जो भी आएगा सब इसी में से आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, यहां तक आई बात समझ में। इसके बाद देखो सूत्रकृमि का पौधों पर प्रभाव, कि देखो सूत्रकृमि जो होता है वो पौधों पर किस प्रकार से अपने प्रभाव दर्शाता है, यानी कि उससे होने वाले नुकसान किस प्रकार से हमको पौधों पर दिखाई देते हैं। तो देखो सामान्यतः सूत्रकृमि से संक्रमित पौधे पीले हो जाते हैं, उचित वृद्धि नहीं हो पाने के कारण बौने रह जाते हैं तथा पौधों में भोजन की कमी के लक्षण प्रकट करते हैं। जैसे कि भैया क्या होता है, जड़ें पतली कमजोर और गुच्छेदार हो जाती है। ठीक है, हमने क्या बोला है कि भैया अधिकतर जो निमेटोड है या तो जड़ों पे रहेंगे या पौधे के वायवीय भागों पर रहते हैं। वायवीय भागों पर रहने क्या मतलब है, या तो कहाँ रहेंगे, पौधे की पत्तियों पर रहेंगे या फूलों पे रहेंगे या तने पे रहेंगे या फिर जो कलिकाएं निकलती है वहां पर पाए जाएंगे। अब देखो अगर जड़ों पर अगर कोई निमेटोड रहता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो जड़ें हैं वो पतली पड़ जाती है। ठीक है, उनकी जो पानी को अवशोषित करने एवं न्यूट्रिएंट्स को अवशोषित करने की जो प्रक्रिया है, ये जो उनके मतलब हम कैपेसिटी है वो कम पड़ जाती है। ठीक है, जड़ें कैसी होती है, गुच्छेदार हो जाती है और धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो सूखना शुरू कर देती है। इसके बाद रोगी पौधे में पुष्प कम लगते हैं, कहने का मतलब है जो भैया रोगी पौधे हैं मतलब जिनके अंदर निमेटोड का अटैक आया हुआ है उनके अंदर क्या होगा, पुष्पन और फलन कम होता है। ठीक है, पुष्प झड़ने की समस्या रहती है भैया अगर किसी प्लांट के अंदर किसी भी तरीके का स्ट्रेस है या फिर उसमें किसी प्रकार की बीमारी है या किसी कीट का अटैक है, तो उस अवस्था में क्या होगा, पुष्प जो है वो झड़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, मतलब क्या होगा, पहली बात तो उसमें जो जड़ें हैं वो भी कम लगेंगी, मतलब जड़ें पतली और कमजोर हो जाएंगी, जो प्लांट है पीला पड़ना शुरू हो जाता है, उसके अंदर पुष्प झड़ जाते हैं और उसके फल भी झड़ जाते हैं। ठीक है, फल जो है संख्या में कम, आकार में और छोटे लगते हैं, भार में हल्के हो जाते हैं जिससे आर्थिक हानि होती है। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई प्लांट इन्फेक्टेड है निमेटोड से तो उसकी ग्रोथ भी कम होगी, फ्लावरिंग भी कम होगी, फ्रूटिंग भी कम होगी, जो फ्रूट्स है उनका आकार भी छोटा होगा, वेट भी कम होगा, तो उससे क्या होता है, हमको इकोनॉमिकल लॉसेस होते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जो निमेटोड है भैया ये भी क्या करता है भैया, बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं सूत्रकृमि की अधिकतर प्रजातियां जड़ों एवं पौधों की भूमिगत भागों से अपना भोजन ग्रहण करती हैं। मैंने आपको बोला कि अधिकतर जो निमेटोड होते हैं कहाँ पर ही पाए जाते हैं, वो जड़ों के ऊपर पाए जाते हैं या फिर भूमिगत भागों पर, यानी कि जड़ों के अंदर रह करके क्या करते हैं, वहां से जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको प्राप्त करते हैं। परंतु कुछ प्रजातियां ऐसी भी होती हैं जो पौधे के ऊपरी भागों पर आक्रमण करती हैं। ठीक है, मतलब पौधे की कुछ प्रजातियां ऐसी भी पाई जाती है जिनके अंदर जो पौधे के ऊपरी भागों, जैसे मैंने आपको बता दिया था जड़, तना, सॉरी, पत्ती, तना, फूल इत्यादि के ऊपर भी क्या होता है, इनका अटैक देखा जाता है। इसके बाद देखो हम बात करते हैं प्राय पादप परजीवी सूत्रकृमियों के अंदर एक खोखली सुई आकार की रचना पाई जाती है जिसको क्या कहा जाता है, स्टाइलेट कहा जाता है। कहने का मतलब क्या है कि जो निमेटोड होते हैं, निमेटोड का जो मुखांग होते हैं उस मुखांग में क्या होते हैं कि एक सुई नुमा संरचना पाई जाती है। कैसी, खोखली सुई जो होती है, जिससे क्या करते हैं निमेटोड उस सुई जैसी संरचना को पौधे के अंदर चुभो देते हैं और पौधे में चुभोने के बाद में पौधे के अंदर से जो भी रस है उस रस को क्या करना शुरू कर देते हैं, उसको चूसना शुरू कर देते हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, देखो पादप परजीवी सूत्रकृमियों के अंदर खोखली सुई आकार की संरचना होती है जिससे पौधों की कोशिकाओं में प्रवेश कराकर पौधे की कोशिकाओं में लार की प्रविष्टि करा देते हैं तथा लार के अंदर उपस्थित तत्वों को घोलकर वापस सूत्रकृमि शरीर में सोख लेता है। क्या होता है कि देखो एक सेल है यानी कि एक कोशिकाएं हैं, इस कोशिका के ऊपर क्या है, ये निमेटोड है। इस निमेटोड के मुख के अंदर क्या पाई जा रही है, एक सुई जैसी संरचना पाई जा रही है जिसको हम स्टिलेट बोलते हैं। ये स्टिलेट क्या करती है, पौधे के जो कोशिकाएं हैं कोशिका के अंदर जाएगी, कोशिका के अंदर जाने के बाद में जो निमेटोड की जो लार होती है, लार क्या करेगा, इसमें छोड़ देगा। अभी जो लार है इस लार्वे में इसकी जो सलाइवा होती है यानी कि जो लार होती है, इस लार में कुछ ऐसे तत्व मौजूद है जो क्या करेंगे, इस कोशिका के जितने भी कोशिकांग है उनको घोल देंगे
और ये क्या करते हैं, वापस ये निमेटोड इस पूरे के पूरे घोल को क्या कर लेते हैं अपने अंदर, इस सुई की सहायता से यानी कि इस निडल की सहायता से वापस उसको क्या कर लेते हैं, चूस लेते हैं। इस प्रकार से जो कोशिकाएं हैं वो क्या हो जाती हैं, कोशिकाओं का आकार कम हो जाता है, कोशिकाएं घटने लगती है, कोशिकाएं मरने लगती है, इन्फेक्शन शुरू हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं, देखो इस प्रकार की इस प्रकार में प्राय पादप कोशिकाओं में बहुनाभिकीय विशालकाय कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाती है। कहने का मतलब क्या होता है कि कोशिका में क्या बन जाते हैं, कई सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं, जबकि कुछ ही सूत्रकृमियों में कोशिका फूलकर गांठ के रूप में संरचना में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, जिसके फलस्वरूप पौधे कमजोर हो जाते हैं। सूत्रकृमि अप्रत्यक्ष रूप से विषाणु का संवहन करते हैं। देखो, जो हमारे पास में निमेटोड हैं वो क्या करेंगे, वो वायरस को ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, विषाणु को संवहन का मतलब क्या होता है, वायरस को ट्रांसमिट करते हैं एवं नाइट्रोजन का स्थिरीकरण की मात्रा को भी कम कर देते हैं। मतलब जहां पर भी निमेटोड का अटैक होगा वहां से नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कम होता है। प्रोफेसर J.N. सासर 1989 के अनुसार सूत्रकृमियों के कारण फसलों में औसतन 12%, 12.3% तक की हानि जो है वो दर्ज की गई है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं, देखिए निमेटोड की संरचना किस प्रकार की होती है। तो देखो भैया, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो निमेटोड होता है वो कैसा होता है, एक बेलनाकार। देखो बेलनाकार है, शरीर लंबा कैसा होता है, बेलनाकार होता है, खंडहीन होता है, कृमि के सदृश मतलब एक धागेनुमा संरचना के आकार का ये दिखाई देता है, तथा इसके दोनों सिरों पर दोनों सिरे कैसे होते हैं, पतले होते हैं। देखिए यहाँ से भी ये सिरा भी थोड़ा पतला है और ये वाला सिरा भी जहाँ पे इसकी पूंछ है ये भी कैसा है, थोड़ा सा पतला है। तो इसके जो दोनों सिरे होते हैं वो कैसे होते हैं, पतले होते हैं। और ये कैसा होता है, बेलनाकार होता है, धागेनुमा ये संरचना इसमें पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद देखो सूत्रकृमि के शरीर में एक गुहा होती है। मतलब क्या होता है, जितने भी सूत्रकृमि होते हैं उनकी बॉडी कैसी होती है, एक खाली और खोखली ट्यूब की जैसी होती है, जो देह भित्ति एवं आहार नलिका की भांति, हाँ, नाल की भित्ति के बीच में उपस्थित होती है। देखो क्या होता है कि आप इन निमेटोड की बॉडी जब देखोगे तो इस निमेटोड की बॉडी में दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। ठीक है, ये सपोज निमेटोड की बॉडी है, इस निमेटोड की बॉडी की ये कैसी है, एक पाइप जैसी संरचना है, उसमें भी क्या होता है, एक पाइप जैसी या हम बोले ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। देखो इस प्रकार से जब आप निमेटोड को बीच में से काट करके देखोगे तो देखो, एक तो आपको बाहर वाली ट्यूब नजर आएगी, इसके अंदर एक ये जो आपको ये वाला गहरा भाग जो दिखा रहा है ये अंदर वाली ट्यूब आएगी नजर। ठीक है, इसमें क्या होता है देखो, क्योंकि इनमें वास्तविक भित्ति का अभाव होता है अतः ये सूडो सोल क्या कहलाते हैं, ये कूटगुहिक कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो सूत्रकृमि का पूरा शरीर अपेक्षाकृत कठोर प्रतिरोधी उपचर्म यानी क्यूटिकल से मिलकर के बना होता है, और इनकी जो क्यूटिकल होती है किससे मिलकर के बनी होती है, काइटिन से मिलकर के बनी होती है। ठीक है, इनका शरीर किससे ढका रहता है, क्यूटिकल से। क्यूटिकल का अधिक स्त्राव अधिचर्म कोशिकाओं के द्वारा होता है। ठीक है, मतलब इसका जो क्यूटिकल जो बनती है ये किससे बनती है, इसकी जो स्किन जो है, स्किन के नीचे पाई जाने वाली कोशिकाएं हैं उनसे क्या बनती है, इसकी क्यूटिकल बनती है। ठीक है, सूत्रकृमियों में कायिक पेशियां का निर्माण चिकनी पेशियों और कोशिकाओं से होता है, जो अधिचर्म रज्जुओं यानी कि एपिडर्मल कोर्ड्स के बीच में उपस्थित होती है तथा सीधे अनुदैर्ध्य तंत्रिकाओं से जुड़ी रहती हैं। ठीक है, और इसके बाद देखो सूत्रकृमियों के अग्रभाग पर मुख छिद्र होता है, जो ओष्ठो यानी कि लिप्स और पतले उभार पेपिलिया से घिरा रहता है। सूत्रकृमियों का क्षेत्र त्रिज्यात्मक यानी कि मतलब जो सूत्रकृमियों का जो हेड होता है वो कैसा होता है, ट्राइयार्डियल होता है। इसमें कितने होठ पाए जाते हैं, 6 होठ इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, तंत्रिका वलय में एवं अनुदैर्ध्य तंत्रिकाओं से मिलकर के बना होता है। सूत्रकृमि में परिसंचरण तंत्र और श्वसन तंत्र पूर्ण रूप से अनुपस्थित होता है। यह महत्वपूर्ण बात है, ये आपको एग्जाम में पूछ जाती है। ठीक है, सूत्रकृमि में उत्सर्जन तंत्र आद्य यानी प्रिमिटिव टाइप का होता है, मतलब पुराना होता है। इसमें कैसे होते हैं, इनमें ज्वाला कोशिकाओं यानी फ्लेम सेल का अभाव पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद है आपके देखो सूत्रकृमियों में पाचन तंत्र का निर्माण मुख ग्रसिका आंत्र मलाशय एवं गुदा द्वार से मिलकर के बना होता है। मतलब जो सूत्रकृमियों का जो डाइजेशन सिस्टम है उसमें क्या क्या पाया जाता है, माउथ होता है, उसकी एसियोफेगस होता है, और क्या होती है उसमें
जो भी उसकी इंटेस्टाइन है वो होती है, और एनस होता है। इसके बाद देखो, सूत्रकृमियों में नर एवं मादा दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, पहली बात क्या है, नर और मादा अलग अलग है। प्राय जननांग नलिकाकार के होते हैं। नर जननांग में प्राणिदेशक यानी कि गुब्रेनेकुलम, वृषण यानी टेस्टिस, शुक्रवाहिका यानी वासा डिफरेंस, गुदा यानी कि क्लोएका, कंटक यानी कि स्पाइनिक्यूल्स, और प्रपुटी यानी कि बुरसा जैसे भाग इसमें पाए जाते हैं। तथा मादा जननांग अंडाशय, ओवेरी, अंडनलिकाएं, गर्भाशय यूट्रस, गर्भाशय ग्रीवा, भग से मिलकर के बनी हुई होती है। तो ये तो क्या है, मतलब इसके जो निमेटोड है, निमेटोड के जो इसकी रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है वो किन किन से मिलकर के बना होता है, उसके बारे में हमने देखा यहाँ पे। देखिए, उसके बाद हम देखते हैं मादा जननांग में क्या क्या होता है। अंडाशय होते हैं, जो कैसे होते हैं, द्वि अंडाशी भी हो सकते हैं, डाइडेल्फिक भी हो सकती है, या एकल अंडाशय वाली भी हो सकती है, यानी कि मोनो एडेल्फिक भी हो सकती है। यानी मादाएं जो होती हैं उनके जो जननांग है वो कैसे हो सकते हैं, यानी अंडाशय कैसे हो सकते हैं, या तो डाइडेल्फिक होंगे यानी कि द्वि अंडाशयी होगा, या फिर कैसे होगा, मोनोडेल्फिक होगा यानी कि मोनो अंडाशयी ये होते हैं। जो जनन छिद्र में खुलते हैं, मतलब इनके जो ये अंडाशय जो हैं वो कहाँ पर खुलेंगे, जनन छिद्र में, जहां पर क्या पाए जाते हैं, इसमें जननांग पाए जाते हैं। मादा अंड प्रजनक होती है यानी कि अंडे देती है, अथवा अंड जरायुज यानी कि जो ओवी पेयर्स हो सकती है। मतलब क्या हो सकती है कि मादा जो है अंडे भी दे सकती है, और डायरेक्ट क्या कर सकती है, अपने समान ही जो प्रोजेनी है उसकी संतति को उत्पन्न कर सकती है। तथा विदलन निर्धारी एवं सूत्रकृमि का विकास निर्मोचन के द्वारा होता है। ठीक है, इसके बाद देखो, नर सूत्रकृमियों में पूंछ वाले क्षेत्र में प्रपुटी पाई जाती है, मतलब एक बुरसा नामक संरचना पाई जाती है जो मैथुन क्रिया में नर द्वारा मादा को पकड़ने में सहायता प्रदान करती है। ठीक है, ये प्रपुटी किसमें पाई जाती है, नर में पाई जाती है। ठीक है, जो किस काम में आती है, मैथुन प्रक्रिया के समय मादा को पकड़ने के काम में आती है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं, देखिए, सामान्य तो सूत्रकृमि के की जो लंबाई होती है 0.5 से 4 मिलीमीटर तक लंबे होते हैं। सबसे छोटा सूत्रकृमि कौन सा है, पैराटाइलेंकस। ठीक है, कौन सा है, पैराटाइलेंकस है, जिसकी लंबाई कितनी है, 0.2 मिलीमीटर। तथा सर्वाधिक लंबे सूत्रकृमि कौन सा है, पैरालोंगिडोरस जो है, जिसकी लंबाई कितनी है, 11 मिलीमीटर तक होती है। तो आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे छोटे और सबसे छोटे सूत्रकृमि का लंबाई कितनी है, और सबसे छोटे सूत्रकृमि का नाम क्या है, वो पूछ सकते हैं। और सबसे लंबे पादप परजीवी निमेटोड का क्या नाम होता है, वो नाम बताइए, तो वो नाम भी आपसे यहाँ पर एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। इसके बाद देखो, हम सूत्रकृमि का क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन के अंदर हम देखते हैं, देखो, सभी सूत्रकृमि कौन से संघ से संबंधित हैं, निमेटोडा के सदस्य हैं। जो प्राणी जगत का भाग है, निमेटोडा संघ का वर्ग, गण, कुल, उपकुल, अपर कुल, उपकुल, वंश एवं जाति में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, अब निमेटोड जो संघ है वो कितने भागों में विभक्त किया गया है, दो में किया गया है। कौन कौन सा, सिसरेंशिया और एडिनोफोरिया। किस किस में विभक्त किया गया है, सिसरेंशिया में और एडिनोफोरिया में, इसको दो अलग अलग भागों में बांटा गया है। ठीक है, और क्या है, डोरिलिमेडा के अतिरिक्त सभी पादप सूत्रकृमि वर्ग में आते हैं। सेसरेंशिया कुल के अंदर टाइलेंकिडा के अंतर्गत आते हैं। जितने भी हमारे पास में प्लांट पैरासिटिक निमेटोड हैं वो किस में आएंगे, देखो, डोरिलिमेडा के अतिरिक्त सभी पादप सूत्रकृमि किस में आते हैं, सेसरेंशिया के अंतर्गत आते हैं। और सेसरेंशिया में भी कौन से कुल में आते हैं, टाइलेंकिडा कुल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब देखो, टाइलेंकिडा कुल जो है इसके अंतर्गत आने वाले पादप परजीवी कौन कौन से हैं, या इनके अंतर्गत आने वाले पादप सूत्रकृमियों को निम्न प्रकार से बांटा जा सकता है। किस किस प्रकार से बांटा जा सकता है, देखो, हमारे पास हमने क्या बोला है, ये जो डायग्राम है आपकी बुक में भी दिया हुआ है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। हमने संघ निमेटोड जो है उस निमेटोड को दो भागों में विभक्त किया है। पहला कौन सा है, सेसरेंशिया, और दूसरा कौन सा है, एडिनोफोरा। ठीक है, लेकिन एडिनोफोरा हमारे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है, इसलिए हम उसको फिलहाल नहीं पढ़ेंगे। हम बात करते हैं किसकी, सेसरेंशिया की। तो सेसरेंशिया में देखो क्या होता है, एक तो गण होता है कौन सा, टाइलेंकीड़ा होता है, और एक होता है डोरिलिमेडा। ठीक है, टाइलेंकीड़ा और डोरिलिमेडा। अब इस टाइलेंकीड़ा का भी एक उपगण होता है जिसको कहते हैं टाइलेंकिना। ठीक है,
अब ये जो इसके दो उपगण है देखो, एक तो टाइलेंकिना है और एक है एफिलिंकिना। इस एफिलिंकिना के अंदर देखो कौन कौन आते हैं। एफ्लैंकिनेडी आती है, एफ्लैंकोइडस आता है, एफ्लैंकेडी आती है और एफ्लैंकस आता है। ठीक है, ये तो अपने पास में क्या हो गया, एफ्लैंकोइडस वाला जो वंश है उसके भाग हैं ये तो। इसके अलावा जो टाइलेंकिना में देखो कौन कौन आते हैं। इसको हम तीन उपकुल में विभाजित कर सकते हैं या अधिकुल में विभाजित कर सकते हैं। जैसे एक तो टाइलेंकीडा है, एक है आपके पास में हेटेरोडिया और है क्रिकेनोमेडा। ठीक है, देखिए आपको इतना लंबा जो ये क्लासिफिकेशन दिया हुआ है इतना आपको नहीं पढ़ना, इतना आपको एग्जाम के अंदर भी नहीं पूछा जाता। आपको बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कितने कुल में इसको बांटा गया है। ठीक है, और कौन कौन से इसके गण हैं, कौन कौन से उपगण हैं, बस इतना ही ध्यान रखना है। ज्यादा डीप में इसको नहीं जाना, क्योंकि ये आपसे इस प्रकार से एग्जाम के अंदर नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद देखो ये अधिकुल जो है हमारा फर्स्ट वाला, उसके बारे में पूरी इसकी डिटेल दी हुई है, जिसको हम एक एक कर करके पढ़ेंगे आगे। तो देखो निमेटोड से होने वाली जो हमारी मुख्य मुख्य डिजीजेज हैं हम उनको पढ़ते हैं, क्योंकि ये आपके एग्जाम के अंदर जो है वो कई बार पूछ जाती है। ठीक है, इसको हम जारी रखते हैं, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, इतने आप देखिए। देखो पहली जो और मुख्य डिजीज है वो क्या है, गेहूं का मोलिया रोग। ठीक है, मतलब गेहूं के अंदर एक बीमारी पाई जाती है जिसको क्या कहा जाता है, मोलिया रोग कहा जाता है। और आपसे एग्जाम में यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से जो निमेटोड से होने वाली गेहूं की मोलिया रोग है उसको आप वर्णन करो उसका। ठीक है, गेहूं के जो मोलिया रोग है उसके कारक कौन सा है, उसके लक्षण क्या है, कहाँ से पाया गया था। ठीक है, और उसका प्रबंधन लिखिए। वो सारी चीजें भी आपको लिखनी होती है एग्जाम के अंदर। ठीक है, उसमें हम देखेंगे, देखो गेहूं का मोलिया रोग जो है वो कैसा होता है। खाद्यान्न की पुटी रोग की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, वैज्ञानिक ने। किसने की थी, जयजी कोहिन ने की थी। कब, 1874 में। लेकिन भारत में सर्वप्रथम ये किसने देखा था, 1958 में देखा था। किसने, वासुदेव ने। और कहां से, राजस्थान के सीकर जिले में इस डिजीज को देखा गया था। राजस्थान का जो सीकर जिला है, सीकर जिले में भी कहां से देखा गया था भाई, नीम का थाना। कहां से, नीम का थाना। नीम का थाना जो जगह है सीकर के अंदर, हालांकि अब तो क्या बन चुका है, नया जिला बन चुका है। लेकिन उस समय 1958 के समय पहली बार भारत में इस निमेटोड को किसने देखा था, वासुदेव ने देखा था। तो आपसे जो है हिस्ट्री से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और पूछे जाते हैं कि भैया सर्वप्रथम पूरे विश्व में जो है मोलिया रोग यानी कि जो गेहूं के जो इस डिजीज है इसको किसने देखा था, वो देखा था आपके पास में जेजी कोहिन ने देखा था। ठीक है, इसके बाद में भारत में सबसे पहले किसने देखा, वो देखा वासुदेव ने देखा था। कितने, कब देखा था इसने, 1958 में देखा। ठीक है, 1958 में वासुदेव ने राजस्थान के सीकर जिले में इस रोग को सबसे पहले देखा। ठीक है, इसके बाद देखो और कहाँ कहाँ पाया जाता है ये, राजस्थान के जयपुर, अलवर, अजमेर, पाली, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, टोंक, झुंझुनू, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर जिलों में भी इस रोग की उपस्थिति पाई जाती है। ठीक है, मतलब क्या होता है, राजस्थान के जो स्थानीय लोग जो है इसे किस नाम से जानते हैं, मोलिया के नाम से पुकारते हैं, क्योंकि यह रोग बंदर की उछाल की तरह खेत में छितरा हुआ पाया जाता है। मतलब क्या होता है, इस रोग के अंदर क्या होती है, जो इसका जो लक्षण है वो इस जैसे कि बंदर जंप मारता है वैसे वैसे ही इसके जो लक्षण है वो छितराए हुए यानी बिखरे हुए पाए जाते हैं। इस प्रकार से इसको किस नाम से जाना जाता है, मोलिया के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, मोलिया डिजीज जो है उस नाम से इसको जाना जाता है। आगे हम देखते हैं लक्षण, इसके सिम्टम्स जो है वो कैसे हैं। खेत में पौधे जब 1-2 माह के होते हैं तभी इस रोग के लक्षण प्रकट होने लगते हैं, जो निम्न प्रकार के होते हैं। भैया देखो सबसे पहले इस रोग का जो लक्षण है वो कब दिखाई देने लगता है, कौन सी अवस्था में, जब पौधे जो होते हैं वो कब होते हैं, 1 या 2 माह के होते हैं। मतलब 1-2 महीने में ही, शुरुआती जो 1-2 महीने हैं उसी में क्या होता है, इस निमेटोड का हमारे प्लांट्स के ऊपर अटैक देखा जाता है। ठीक है, इसमें देखो क्या होता है, खेत में पौधे भिन्न भिन्न समूह में छोटे और बड़े आकार में दिखाई देते हैं। ठीक है, इसके बाद पौधे बौने और पीले दिखाई देते हैं। पौधे 1-2 फीट से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं।
मतलब देखो क्या होता है कि खेत के अंदर ये जो रोग है वो कैसा इस निमेटोड का अटैक जो है एक साथ नहीं आता है, छोटे छोटे टुकड़ों में आपको ये जो निमेटोड है इसका अटैक आपको दिखाई देगा। ठीक है, इसके बाद जो क्या होता है देखो, पौधे कैसे हो जाते हैं इनसे, इस प्रकार के जो निमेटोड से अटैक वाला जो पौधा है वो कैसा हो जाएगा, छोटा रह जाता है, बौना रह जाता है, ज्यादा उसकी हाइट नहीं आती है, ऊंचा नहीं बढ़ता है, पौधों में कल्ले कम निकलते हैं और पौधों का तना पतला एवं कमजोर हो जाता है। ठीक है, मतलब इस प्रकार का जो निमेटोड है, यानी कि जो हेटेरोडेरा हमारे पास में निमेटोड है, इसकी वजह से प्लांट की हाइट है वो कम रह जाती है, कल्ले कम बनते हैं, और इसमें क्या होता है, दाने कम बनते हैं और प्लांट की हाइट छोटी रह जाती है। ठीक है, इसके बाद देखो और क्या क्या होता है। रोगग्रस्त पौधों की जड़ें पतली, क्षीण और गुच्छेदार पाई जाती है। प्रारंभिक अवस्था में जड़ों का स्वच्छ जल से धोकर देखने पर गोलाकार पुट्टीकार श्वेत रंग की चमकीली मादा सूत्रकृमि आपको नजर आएगी। ठीक है, मतलब जो मादा सूत्रकृमि है वो हमको क्या हो सकती है, इसकी जड़ों पर दिखाई दे जाती है। कब दे जाती है, जब आप उस प्लांट को उखाड़ोगे, उखाड़ने के बाद में जो उसकी जड़ें हैं उन जड़ों को साफ पानी से धोगे, धोने के बाद में आपको वहां पे सफेद और सफेद या मटमैली रंग की आपको पुट्टिकाएं नजर आएंगी वहां पे, यानी कि आपको वहां पे मादाएं नजर आएंगी। ठीक है, जो परिपक्व होने पर भूरी रंग की हो जाती है। ठीक है, इसके बाद और क्या होता है, जड़ों का वह स्थान जहां पर पुट्टी जुड़ी रहती है हल्के फूले हुए रहते हैं। ठीक है, और क्या होता है इसमें, पौधे की जो जड़ें होती हैं उन्हें 15 से 20 तक पुट्टिकाएं आपको मिल सकती है। कहने का मतलब क्या होगा, जो हेटेरोडेरा हमारे पास में निमेटोड है, इसमें क्या पाया जाता है, जो जड़ें होती हैं इन जड़ों के ऊपर क्या पाई जाती हैं, आपको पुट्टिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार से वहां पे आपको निमेटोड जो है वो नजर आएगा। ठीक है, ऐसे पौधों को मृदा से हाथ द्वारा खींचकर आसानी से निकाला जा सकता है। मतलब क्या हो गया कि ये बहुत ही अपने पास में क्या है, पौधे जो होते हैं बहुत कमजोर हो जाते हैं, अगर इनसे इन्फेक्टेड पौधों के आप पकड़ करके निकालोगे तो वो बाहर आ जाएंगे। ठीक है, संक्रमित पौधों में पुष्पन सामान्य पौधों की अपेक्षा समय से पूर्व होता है, परंतु बालियों में कुछ दाने बन सकते हैं, परंतु रोग की गंभीरता की अवस्था में बालियों में दाने नहीं बनते हैं। कहने का मतलब क्या है कि इस निमेटोड से जो अटैक वाले पौधे हैं इनके अंदर फ्लावरिंग पहले होगी, फ्लावरिंग के साथ साथ क्या होगा, इसके अंदर जो है अपने पास में जो इस पे दाने हैं, दाने कुछ कुछ दाने बन सकते हैं, लेकिन अगर हाई अगर क्या है उसमें डिजीज है या हाई निमेटोड का अटैक है तो दाने नहीं बनेंगे। ठीक है, अब देखो इस रोगजनक का, इसका रोग का कारक कौन होता है, तो कारक कौन होगा, हेटेरोडेरा एविनी होगा। ठीक है, या फिर होगा आपके पास में हेटेरोडेरा मेजर। ठीक है, रोग चक्र कैसा होता है वो हम देखेंगे। रोग रोग का वार्षिक आवर्तन पुट्टियों के द्वारा होता है। ठीक है, मतलब कैसा होता है, जो रोग होता है किसके द्वारा फैलता है, जो पुट्टिकाएं होती हैं उनके द्वारा फैलता है। पादप अवशेषों में बने पुट्टियों में क्या होता है, डिंभक एवं अंडे भरे रहते हैं, जो अगली फसल तक सुषुप्त अवस्था में बने रहते हैं। मगर ऐसा क्या होगा कि अगर आपके पास में क्या पड़ी हैं, हेट्रोडेरा की जो वहां पे पुट्टिकाएं पड़ी हैं फील्ड के अंदर, तो उन पुट्टिकाओं में क्या हो सकते हैं, अंडे भी हो सकते हैं और उनके निम्फ भी वहां पे पाए जा सकते हैं। तो वो क्या होंगे, अगली फसल तक क्या रहेंगे, उसमें फील्ड में पड़े रहेंगे। ठीक है, जो अगली फसल तक सुसुप्त अवस्था में बने रहते हैं, तथा अनुकूल अवस्था आने पर सितंबर से नवंबर माह के मध्य गेहूं व जौ की बुआई होने पर अंडों से सूत्रकृमि के द्वितीय डिंबक अवस्था से बाहर आते हैं एवं जड़ों पर आक्रमण कर संक्रमण पैदा कर देते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार फरवरी माह के तीसरे सप्ताह में जड़ पर पुनः मादा सूत्रकृमि की पुटिकाएं नजर आना शुरू हो जाती है, दिखाई देना प्रारंभ हो जाती है, जो अगली फसल के प्रारंभिक निवेश द्रव्य का काम करती है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इसका मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन। इसका हम प्रबंधन देखेंगे कि किस किस प्रकार से हम इसका प्रबंधन कर सकते हैं। तो देखो, शस्य प्रबंधन यानी कल्चरल मैनेजमेंट। कल्चरल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि फसल चक्र अपर पोषी फसलों जैसे सरसों, धनिया, चना, जीरा, प्याज, मेथी, गाजर आदि का गेहूं के साथ फसल चक्र में अपनाकर सूत्रकृमियों की संख्या एवं रोग प्रभाव को कम किया जा सकता है। कहने का मतलब क्या है कि शस्य प्रबंधन जो है, जिसका मैनेजमेंट है वो किस प्रकार से किया जा सकता है कि जो निमेटोड से मतलब जो हमारी मुख्य फसल है, मुख्य फसल को किसके साथ हमको बोना चाहिए, जो अन्य क्या है इसके क्रॉप को रोटेट रोटेट करते रहना चाहिए, ताकि उस
निमेटोड के लिए अगले साल क्या ना हो, वहां पर होस्ट उपलब्ध ना हो। ठीक है, जिससे की वजह से क्या रह जाएंगे, निमेटोड जो है भूखे रह जाएंगे और उनकी मृत्यु हो जाती है। अब होता क्या, अगर आप कंटिन्यू एक फील्ड के अंदर कंटिन्यूअसली गेहूं 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 की बुआई अगर करते रहोगे, तो वहां पे जो निमेटोड है उसकी पॉपुलेशन क्या होती है, बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, लेकिन अगर क्या करोगे आप, गेहूं के बाद में और कोई दूसरी फसल ले लेते हो जिसके ऊपर वो निमेटोड सरवाइव नहीं कर पाता है, उस अवस्था में क्या होगा, उस निमेटोड को किस प्रकार से क्या किया जा सकता है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि क्रॉप रोटेशन, फसल चक्रण अपना करके, क्या अपना करके, फसल चक्र अपना करके हम क्या कर सकते हैं, उसकी फसल को जो निमेटोड है उसकी पॉपुलेशन को क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा कंट्रोल हम कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे ग्रीष्मकालीन जुताई। ग्रीष्मकालीन जुताई का मतलब क्या होता है कि जो निमेटोड है, निमेटोड की पॉपुलेशन को मैनेज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो डीप समर प्लाविंग होती है, यानी कि हमारे पे अप्रैल से मई के बीच का जो महीना होता है जो बहुत गर्म होता है, उस महीने के दौरान हम क्या कर सकते हैं कि गहरी जुताई कर देंगे। गहरी जुताई करने से क्या होगा, जितने भी डंठल होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, बाहर आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो निमेटोड है हमारा, वो सूरज की तेज गर्मी की वजह से क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है या मर जाता है। जिससे क्या होगा कि हमारी जो फसल है, फसलों के साथ साथ में हमको जो मिट्टी है वो भी कैसे होती है, गर्मी की तेज धूप की वजह से उसके अंदर जितने भी कीट है, निमेटोड है, वो सारे के सारे मर जाते हैं। तो देखो, ग्रीष्म काल में खेत में एक दो गहरी जुताई करके छोड़ देना, पर ग्रीष्म ऋतु के उच्च तापमान लगभग 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड के प्रभाव से सूत्रकृमियों को क्या किया जा सकता है, मैनेजमेंट उनका किया जा सकता है, उनको नियंत्रित किया जा सकता है। और हम क्या कर सकते हैं, अगेती बुआई। अगेती बुआई का मतलब क्या होता है, पहले बुआई कर देना। ठीक है, गेहूं की अगेती बुआई करके परपोषी को सूत्रकृमि संक्रमण के अनुकूल अवस्था से बचाकर रोग का प्रबंधन किया जा सकता है। कहने का मतलब क्या है, जैसे सपोज गेहूं की जो हम बुआई करते हैं, गेहूं की बुआई का समय सपोज कितना है, 15 नवंबर है। ठीक है, 15 नवंबर हमको हम क्या करते हैं, गेहूं की बुआई करते हैं। मान लेते हैं एक बार कि 15 नवंबर हमारा क्या है, गेहूं की बुआई की डेट है। लेकिन हम क्या करेंगे, 15 अक्टूबर, मतलब हमने डेट चेंज कर दी। 15 नवंबर को अगर हम बोएंगे तो 1 से 15 नवंबर के बाद में 1 से 2 महीने के बाद में क्या होगा, निमेटोड का अटैक आएगा। ठीक है, लेकिन अगर हमने पहले ही बो दी है इस फसल को, तो क्या होगा, अक्टूबर से नवंबर तक जाते जाते ये फसल हमारी 1 से 2 महीने की हो जाएगी। और इस 1 से 2 महीने की जब फसल हो जाएगी तो इस दौरान क्या होता है, निमेटोड का अटैक कम आता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फसल को 1 महीना पहले बो देते हैं, यानी कि उसकी अगेती बुआई कर देते हैं। जिससे क्या होती है, जब तक सूत्रकृमि की संक्रमण अवस्था आती है तब तक तो हमारी क्रॉप क्या हो चुकी होगी, हमारी फसल कैसे हो चुकी होगी, उनके प्रति उनका सहनशील करने जितनी अनुकूल हो चुकी होगी। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या कर लेते हैं, इसको मैनेज कर लेते हैं। और देखो, हम क्या कर सकते हैं, जैविक प्रबंधन। जैविक प्रबंधन का मतलब क्या होता है कि हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि पहला जो है प्रतिरोध किस्में। देखो, प्रतिरोध जो किस्में होती हैं ये किसका प्रकार है, ये जैविक प्रबंधन का प्रकार नहीं होता है, ये आपके पास में सस्य क्रियाओं का प्रकार है। ठीक है, यानी कि हम बोले कि कल्चरल जो प्रैक्टिसेस होती हैं, कल्चरल प्रैक्टिसेस का प्रकार है। जैसे कि प्रतिरोधी किस्म कौन कौन सी होती है, इसकी राजकिरण होती है, HD 2052 होती है, 2032 होती है, और RJM होती है, R1 तथा HD 52 2257 2265, WH 220 250, UL 922 2199। ठीक है, ये सारी की सारी किस्में क्या है कि निमेटोड से रेजिस्टेंट है, मतलब इन सभी प्रजातियों पर क्या नहीं होता, इस सूत्रकृमि का प्रभाव जो है वो नहीं पड़ता है। मतलब अगर आप ये सारी की सारी वैरायटियां लगाएंगे तो इन वैरायटियों पे इस सूत्रकृमि का अटैक नहीं आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से भी क्या किया जा सकता है, इस रोग को नियंत्रित किया जा सकता है। इसके बाद हम किसकी बात करते हैं, रासायनिक प्रबंधन की। ठीक है, जो रासायनिक प्रबंधन है हम किस प्रकार से करते हैं, अत्यधिक संक्रमण की अवस्था में मृदा को 2 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से क्या देनी चाहिए, एलडी कार्ड या कार्बोफ्यूरॉन का प्रयोग करके सूत्रकृमियों का नियंत्रण किया जा सकता है। ठीक है, तो देखो, इस प्रकार से हमारा जो
निमेटोड है कौन सा, निमेटोड की जो मोलिया रोग है गेहूं का, वो पूरा हो गया है। और हमने जो निमेटोड से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे, उसका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण किस प्रकार का, उसकी परिभाषा क्या है, निमेटोड का जो बेसिक संरचना होती है वो कैसे होती है, वो भी हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है। अब हमारा जो नेक्स्ट डिजीज है, उस नेक्स्ट डिजीज, देखो नेक्स्ट डिजीज के हम बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। सब्जियों का जड़ ग्रंथि रोग, रोग जो है वो हम अगली क्लास में क्या करेंगे, उसको हम डिस्कस करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।